चलिए, तो आज है आपके पास सेट नंबर 76 है ना? अच्छा अच्छा 96 है, अच्छा 76 नहीं 96 है ना? चलिए चलिए, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग नीति का औपचारिक शुभारंभ कब किया? बताओ भाई, कब किया? 21 जून को। हाँ देखो, पहला आइडिया तो ये लगाया जा सकता है कि भाई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो इससे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। तो 21 जून आपका 2025 हो जाएगा, है ना? और इस साल का 21 जून अपने आप में खास था क्योंकि इस साल उत्तराखंड ने क्या लेके आई? अपनी पहली योग नीति लेके आई। और योग नीति लाने वाला उत्तराखंड क्या बना है? पहला राज्य बना है। ठीक है, एकमात्र उत्तराखंड ये है जो योग नीति लेके आया है। अब योग नीति को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो एक तो ये है कि भाई हमारे उत्तराखंड को योग हब के रूप में क्या करना? विकास करना, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना, ताकि जो है लोगों को क्या मिले? इससे रोजगार मिले। और उत्तराखंड में क्या क्या चीजें देखो, आध्यात्मिक तौर पे योग के रूप में और पर्यटन के क्षेत्र में, है ना? आध्यात्मिक वही हो गया ना, ठीक है? तो इस दृष्टिकोण से क्या है, हमारा उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखो, योग की बात करें तो जो ये 2025 की योग नीति आई है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात है? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है 5 योग केंद्र या योग हब, ठीक है, 5 योग हब क्या किए जाएंगे? विकसित किए जाएंगे। जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में अभी कौन सा स्थान है कि जो योग के मामले में काफी आगे है? ठीक है, कौन है? ऋषिकेश है। तो जैसे ऋषिकेश में व्यवस्था है, ऐसी हमें पूरे उत्तराखंड में 5 और नए योग हब क्या करने हैं? स्थापित करना है। ठीक है, और ये लक्ष्य रखा गया उत्तराखंड सरकार का 2030 तक, यानी कि 2030 तक हम 2 नए केंद्रों को योग हब के रूप में क्या करेंगे? विकास करेंगे। और उनमें से कौन कौन से है? तो सबसे पहले देखेंगे, देखो नैनीताल में एक स्थान पड़ता है मुक्तेश्वर। ठीक है, एक तो मुक्तेश्वर को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा आपका कौन सा है? अल्मोड़ा में कौन सा है? जागेश्वर। अल्मोड़ा में जागेश्वर को योग हब के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। वहीं पिथौरागढ़ में बात करें तो पिथौरागढ़ की ब्यास घाटी को योग हब के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। वहीं अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत में एक झील है जिसको बोला जाता है क्या? कोली ढेक झील। कोली ढेक झील को क्या किया जाएगा? योग हब के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। और वहीं गढ़वाल क्षेत्र में बात करें तो गढ़वाल में हमारा कौन सा हो जाएगा? टिहरी झील। टिहरी झील को क्या किया जाएगा? योग हब के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। तो ये 5 नए योग हब बनाए जाएंगे 2030 तक, है ना? हालांकि बनना स्टार्ट तो अभी से हो जाएगा, लेकिन 2030 तक क्या किया जाएगा? पूरी तरीके से ये क्षेत्र क्या हो चुके होंगे? योग के मामले में डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे तमाम जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हो सकते हैं योग के लिए, वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ध्यान रखना, 2 आपके आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। 2 क्या होंगे आपके? 2 आर्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे, जो कि क्या होगा? एक गढ़वाल में होगा तो एक क्या होगा? कुमाऊं में होगा। ठीक है, तो 2 आर्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र भी डेवलप किए जाएंगे, एक गढ़वाल में और एक आपका कहां पे किया जाएगा? कुमाऊं में किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में योग व ध्यान केंद्रों को विकसित करने के लिए, योग व ध्यान केंद्रों को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या करेगी? 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए का क्या रखा है? प्रावधान रखा है। इसके अलावा अगर योग के मामलों में अगर कोई क्या करना चाहता है? अनुसंधान करना चाहता है, तो इसके लिए 10 लाख रुपए का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ठीक, तो ये नई योग नीति की क्या है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और इसके अलावा ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना। इस साल का जो योग है, इस साल मतलब 2025 का जो योग दिवस था, ये कौन से नंबर का योग दिवस है? 11वें नंबर का योग दिवस। कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का योग दिवस। ये 11वां योग दिवस है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत बताओ कब से हुई थी?
हाँ, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015। तो पहला योग दिवस जो है 21 जून 2025 को 2015 को मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था? 21 जून 2015 में मनाया गया था। ठीक है, और जब पहला योग दिवस मनाया गया था तो इसकी थीम थी सामंजस्य व शांति के लिए योग। सामंजस्य एवं शांति के लिए योग। शांति के लिए योग, सामंजस्य एवं शांति के लिए योग, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब योग इतना इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना 2016 में यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया और 2016 में योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए जी, अगले प्रश्न भी आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता? तो बताओ किसने जीता? हाँ, कौन? मानसी नेगी। और दूसरी? दूसरी आपकी भावना जोशी हो जाएगा, है ना? तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानसी नेगी और भावना जोशी ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और अगर बात करें तो ध्यान रखना 2025 में ही इसका आयोजन किया गया और जर्मनी में कहां पे किया गया? राइन रोहर में किया गया। राइन रोहर में जो है इस प्रतियोगिता का क्या किया गया? आयोजन किया गया। मानसी नेगी कहां से है? चमोली से है। ठीक है, चलिए। टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। अब ये आपका निक्षय मित्र है क्या? पहल क्या है? निक्षय मित्र पहल वो है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति टीबी से कभी क्या हुआ? ग्रसित हुआ हो और उसने क्या लिया? ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि आपको पता है 6, 8, 1 साल ऐसे टीबी का क्या चलता है? एक इलाज चलता है जिसमें हर दिन क्या होता है? दवाई खानी पड़ती है ना? उसकी एक फिक्स डोज होती है, वो आपको लेनी ही लेनी पड़ती। और अगर आपने कुछ दिन खाया और बीच में छोड़ दिया तो फिर ज्यादा होने की क्या होती है? संभावना, खतरनाक वाली टीबी होने की संभावना होती है। लेकिन अगर कंटिन्यू अपना इलाज पूरा कर रहे तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या ये है कि भाई कोई व्यक्ति अगर टीबी से ग्रसित है और अगर वो इलाज ले रहा है, यानी दवाई खा रहा है परमानेंटली, और टीबी की दवाइयां क्या होती है? बहुत हैवी होती है ना? बहुत दिक्कत करती है इंसान को, है ना? और क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होती है, 3-3, 4-4 हजार mg की डोज होती है। सोचो एक पैरासीटामोल ही 500 mg की डोज होती है, उससे 5 गुना ज्यादा हर दिन खाना पड़ता है, 5, 6, 7 गुना। तो आप समझ सकते हैं कितना हैवी होता होगा। और उसके बाद शरीर में कैसे रिएक्शन होते होंगे? भयंकर वाले। तो कई बार क्या होता है कि टीबी मरीज को ना वो झेलना मुश्किल हो जाता है। अब कई बार क्या होता है? वो इस चक्कर से खाता ही नहीं, और अगर उसने छोड़ दिया तो जो बैक्टीरिया जो कम हो रहा था वो उसी लेवल में और मल्टीप्लाई होता है ना? तो ये अजीब टाइप का बैक्टीरिया है। अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा एक दिन, 5-6 महीने के बाद। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया ना तो उस दवाई के लिए क्या हो जाता है? रेजिस्ट बन जाता है ना? वो उसको झेलने की क्षमता ले लेते, और जब वो उसको झेलने की क्षमता ले जाएगी फिर से उतनी डोज डालोगे ना तो फिर क्या होगा? काम नहीं करेगी, फिर उससे और हैवी डोज लेनी, उसको रेजिस्टेंट टीबी बोला जाता है। ठीक है, ये और खतरनाक स्टेज होती है। ठीक, तो कई बार क्या होता है ना, रोगी वो हो जाते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं बोलो सोचो हो जाएंगे ऐसे, ठीक छोड़ो इससे बढ़िया क्या ही खाना। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो लोग टीबी से ठीक हो चुके है ना, ये उन लोगों को क्या करते हैं? गाइड करते हैं कि भाई ले, मैं भी ठीक हुआ, तू भी ठीक हो जाएगा, है ना? तो ऐसे निक्षय मित्र, तो निक्षय मित्र योजना यही है कि वो लोग वॉलेंटरली क्या करते हैं? खुद इसमें रजिस्टर होते हैं और अन्य टीबी रोगियों को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उनके इलाज में। ठीक है, अब जितने भी लोग 100% निक्षय मित्र का मतलब है जो टीबी के रोग से क्या हो चुके हैं? ठीक हो चुके, अब वो और लोगों की क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो ऐसे लोग अपने आप को पंजीकरण करने में उत्तराखंड क्या है? नंबर 1 पे रहा है ना? तो यानी कि हमारा उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ष 2024-25 में अनुसार राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादक जनपदों का सही क्रम लिखना है आपका। देखो सबसे ज्यादा देखो उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में खूब सारी नदियां हैं, है ना, सारी नैनीताल उधर उधर से जितनी भी नदियां आ रही कहाँ आ रही है, उधम सिंह नगर ही आ रही है। ठीक, तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे, उधम सिंह नगर में हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हरिद्वार, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका देहरादून आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? अच्छा ये बताओ, स्टेट गवर्नमेंट या चुनाव आयोग द्वारा? राज्य चुनाव आयोग द्वारा, किसके द्वारा? हाँ बताओ, तो कौन लेता है? हाँ और लोग भी बोलो, आप ठीक आपने बोल दिया। हाँ हाँ बताओ, कौन लेगा, कौन लेगा? है राज्य सरकार। ठीक है, कौन लेगा? राज्य सरकार ही लेगी, है ना। देखो पंचायत के इलेक्शन कब होंगे, ठीक है, ये सरकार ही बोलती है, लेकिन इसकी घोषणा, चुनाव करवाना, ये सब काम किसका है? चुनाव आयोग का है। ठीक है, चुनाव का मैनेजमेंट, चुनाव किस तरीके से होना है, कैसे होना है, ये सारा कौन देखता है? राज्य चुनाव आयोग देखता है। लेकिन ठीक है, निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये सरकार के द्वारा निर्णय, कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे, है ना। ठीक है, तो यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आएगा कि राज्य के पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है, तो तब आपका चुनाव आयोग होगा। प्रश्न की प्रकृति समझना, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है, कंफ्यूज हो सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि एक चुनाव आयोग होगा हमारे राज्य में। ठीक है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के किस अनुच्छेद में? कि राज्य में चुनाव होंगे और इसके लिए एक चुनाव आयोग होगा, है? बताओ। हाँ ठीक बोल रहे, थोड़ा जोर से बोल। 243 के, 243 क्या हो जाएगा कि 243 के में प्रत्येक राज्य में पंचायतों का चुनाव करने के लिए क्या होगी? एक निर्वाचन आयोग होगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसका काम होगा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य में पंचायतों का चुनाव करना या नगरीय स्वशासन का चुनाव करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? राज्य चुनाव आयोग कब बना? 2001 में। तारीख कब? अभी पिछले क्लास में सारे आयोग लिखाए। कब? 30 जून, हाँ 30 जुलाई 2001। तो 30 जुलाई 2001 में राज्य निर्वाचन आयोग की क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं। केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पे उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था होगी? तो बताओ भाई कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी सेतु होगी, और सेतु मतलब SETU। ठीक है, अब बताओ सेतु की फुल फॉर्म क्या है? बताओ सेतु की फुल फॉर्म है क्या? है सेतु की फुल फॉर्म नहीं पता किसी को? है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग उत्तराखंड। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग उत्तराखंड है, एंड ठीक है, एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सेतु की क्या है? फुल फॉर्म है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। पहले क्या हुआ करता था? राज्य योजना आयोग हुआ करता था। इसी के स्थान पे जुलाई 2023 में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। हालांकि इसका निर्णय या कैबिनेट की मोहर जो है 3 मई 2021 में लग गई थी, है ना। कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया था 3 मई 2023 को, और गठन कब किया गया? जुलाई 2023 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ये एक तरीके से क्या करता है? ये राज्य के क्या है? एक तरीके से थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब है कि ये राज्य सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है कि किस तरीके से राज्य की नीतियां होनी चाहिए, राज्य को अगले 5 साल, 20 साल या अगले 30 साल में क्या क्या, किन किन क्षेत्रों में कार्य करना है ना।
तो तमाम विषय पे क्या देगी, अपनी वो देगी, विशेषज्ञता देगी। ठीक है, चलो जी। जैसे उत्तराखंड में सेतु है, ऐसे ही राष्ट्र लेवल पे क्या है, केंद्र सरकार का थिंक टैंक क्या है, नीति आयोग है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीति आयोग की क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। और नीति आयोग का गठन कब किया गया, हाँ, 1 जनवरी 2000, हाँ बताओ, 2015 में। ठीक है, 2015 में हो जाएगा। ठीक, पहले इसकी जगह पे क्या हुआ करता था, योजना आयोग हुआ करता था। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। चलो जी, सबसे पहले बताओ, गणेश खुगशाल गणी, क्या इनकी रचना धू मां बोली दे, क्या ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कैलाश बहुकंडी जीवन का है गांव की याद, एक इनकी कविता है कैलाश बहुखंडी जीवन की, तो ये बात भी ठीक है। अबोध बंधु बहुगुणा गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ये तो पढ़ा है, अगर ये दो नहीं पढ़ा है ना, तो अबोध बंधु बहुगुणा की किताब है या रचना है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ये भी सही है। तो यानी कि सभी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूची 1 को सूची 2 से करेंगे। हिमवंत किसकी है, हिमवंत है चंद्र कुंवर बर्तवाल। ठीक है, प्रेमी पथिक तोता कृष्ण गैरोला, धरती के फूल गोविंद चातक, और मोछंग हो जाएगा चक्रधर बहुगुणा। तो कोई है ऐसा मिलान हो रहा है, 2 1 3 4, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पिंगला या प्योला उपनाम से किन्हें जाना जाता है। पिंगला या प्योला नाम से किसे जाना जाता है, जिया रानी को जाना जाता है। इसके अलावा जो जिया रानी है, जिया रानी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्याय की देवी भी कहा जाता है। कुमाऊं में इन्हें न्याय की देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको कुमाऊं की क्या कहा जाता है? हाँ, कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी इनको कहा जाता है। जिया रानी की बात करें तो जिया रानी एक कत्यूरी सम्राट था, कत्यूरी राजा था, जिसका नाम क्या था, क्या था उसका नाम है, उसका नाम था प्रीतम देव। प्रीतम देव, या इसी को पिथौरासाई भी कहा जाता था। इसी प्रीतम देव की क्या थी, ये पत्नी थी। ठीक है, प्रीतम देव और जिया रानी का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, है धामोसाई, है क्या था उसका नाम, धामसाई। ठीक है, धामसाई या धामोसाई इसके क्या था, पुत्र का नाम था। ठीक है, चलो जी, धामोसाई या धामदेव बोलेंगे। ठीक है, धामदेव, तो पिथौरासाई था, है ना, धामदेव, इनके पुत्र का नाम क्या था, धामदेव था। अब जिया रानी जो है किस लिए फेमस हुई, क्यों इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पहले के टाइम पे देखो हिमालय क्षेत्र में एक बार तैमूर लंग ने क्या किया था, अटैक किया था। ठीक है, और कहा जाता है कि जब ये गढ़वाल में, जब ये कुमाऊं में प्रवेश करने वाला था, तो ऑब्वियसली बात है कुमाऊं में कहां से प्रवेश करेगा, नीचे नैनीताल, उधम सिंह नैनीताल से प्रवेश करेगा। जैसे नैनीताल पहुंचा तैमूरलंग, तो वहां पे इसका सामना जिया रानी से हुआ, है ना। तो जिया रानी ने क्या किया, यहाँ पे खतरनाक तरीके से अपने सेना के साथ तैमूरलंग की सेना को क्या कर दिया, पछाड़ दिया। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कुमाऊं की क्या कहा जाता है, लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे आप, तैमूर लंग। हाँ, तैमूर जो लंग है, तैमूर लंग को क्या किया इसने, रानी बाग में हराया। ठीक है, रानी बाग में क्या कराया, हराया। तैमूर लंग की सेना को इसने क्या किया, रानी बाग में हराया। ठीक है, चलिए जी, बाकी देखो दूसरा है तीलू रौतेली। जैसे कुमाऊं की क्या है, लक्ष्मीबाई है, ऐसे गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कौन है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कौन है, तीलू रौतेली। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कौन है, तीलू रौतेली। इसके अलावा तीलू रौतेली को कुछ और भी कहा जाता है, जैसे जॉन ऑफ आर्क, इनको जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है।
इसके अलावा इनको कांडा की रानी भी कहा जाता है, कांडा की रानी भी कहा जाता है किसको? लक्ष्मीबाई। बाकी लक्ष्मीबाई की बात करें, लक्ष्मीबाई ने तीलू रौतेली है ना, हाँ, तीलू रौतेली की बात करें तो तीलू रौतेली का जन्म कब हुआ है? 8 अगस्त 1661 ईस्वी में, 8 अगस्त 1661 ईस्वी में पौड़ी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? गुराड़ गांव, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में गुराड़ गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और अगर बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? हाँ, पिता का नाम क्या था? भूप सिंह गोला। ठीक है, भूप सिंह गोला। और इसकी एक घोड़ी भी थी, घोड़ी का नाम क्या था? है, हाँ, बिंदुली। घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो भूप सिंह गोला। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि बाद में जो है कत्यूरियों ने क्या कर दिया था, यहाँ पौड़ी की तरफ आगे थे, अटैक किया था, जिसमें इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, भाइयों की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लक्ष्मीबाई ने क्या किया? लक्ष्मीबाई ने नहीं, लक्ष्मीबाई यार ये बार ना, हाँ, तो है तो लक्ष्मीबाई है ना? ठीक है, तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई है। तो जब मैं लक्ष्मीबाई बोल रहा हूँ यहाँ, तो इसका मतलब कौन है? तीलू रौतेली का गढ़वाल में। और कुमाऊं में कौन है? जिया रानी। ठीक, तो तब यहाँ पे क्या किया? तीलू रौतेली ने खुद स्वयं क्या कर दिए? हथियार उठाए। और हथियार उठाने के बाद जो है इसने धामसाई की सेना को क्या कर दिया? पीछे पछाड़ दिया, वापस कुमाऊं भेज दिया। ठीक है, और जब ये वापस थकी हुई हारी वापस आ रही थी तो पूर्वी नयार नदी के तट पे जब ये स्नान कर रही थी, पूर्वी नयार नदी तट पे जब स्नान कर रही थी, तभी कत्यूरी सैनिक कौन था? रामू रजवार। रामू रजवार ने इनकी क्या कर दी? धोखे से इनकी हत्या कर दी। रामू रजवार ने क्या करी? इनकी हत्या करी। ठीक है, रामू रजवार ने क्या करी? इनकी हत्या करी। वर्तमान में इनके नाम पे मेला भी लगता है। और ये मेला कहाँ पे लगता है? मेला लक्ष्मीबाई का मेला लगता है कहाँ पे? रिखणी खाल में। ठीक है, रिखणी खाल में क्या लगता है? तीलू रौतेली मेला लगता है। चलो जी, तो ये कुछ बात आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। भारतीय वैज्ञानिक नीलांबर पंत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखो, अगर अब भी आपने नीलांबर पंत याद नहीं करा तो मन तो कर रहा है ये है स्पेस साइंटिस्ट, मन तो करा अगली बार जब इसरो अपना रॉकेट भेजेगा उस रॉकेट में सबसे ऊपर में आपको ही बिठाऊंगा, है ना, सीधे वापस इस दुनिया में वापस ही ना आए उसके बाद। ठीक, चलो जी बताओ। इन्हें 1977 में इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है, हो ना हो, लेकिन जब 4 सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गलत है। इनका जन्म 1931 में अल्मोड़ा में हुआ, ये बात भी सही है। 1994 में पद्मश्री पाने, देखो 1994 नहीं 1984, कई बार बता चुका हूं मैं अब तो, है ना, तो इसलिए ये वाली बात क्या है? गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से हमें गलत ही ढूंढना था, तो ये सही हो जाएगा। 1989 में इन्हें अंतरिक्ष आयोग का सदस्य बनाया गया। तो देखो 3 बातें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी याद, 2 बातें। 1977 में इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और 1989 में इन्हें अंतरिक्ष आयोग का क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। ठीक है, ये बात भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे। बाकी उत्तराखंड के वैज्ञानिकों की बात करें जो फेमस वैज्ञानिक हुए हैं, खड़ग सिंह वाल्दिया कौन से वैज्ञानिक है? भू वैज्ञानिक है। कहां से है? पिथौरागढ़ से। ठीक है, इसके अलावा दीवान सिंह भाकुनी भी है कोई? हाँ है, क्या है? ये भी साइंटिस्ट है। और कोई साइंटिस्ट? और कौन है? और भी है कोई याद आपको? नहीं है? हैं? इतने ही है? बताओ, पिछली क्लास में इतने सारे साइंटिस्ट कराए थे। अगला प्रश्न, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड का पहला शटलर कौन? कई लोग तो इससे कंफ्यूज हो गए ना, लेने वाली, अच्छा वाली तो लक्ष्य से नहीं हो सकता। ठीक है, कई लोगों ने लगाया होगा दिमाग ना, है? ठीक है, तो वो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड का पहला शटलर कौन है? तो ये आपका लक्ष्य सेन है। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो वाली था ना, तो इसलिए लोगों को लगा, लोगों ने ये किया होगा ना, को गर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लक्ष्य सेन हो जाएगा।
लक्ष्य सेन आपको पता है कहाँ के हैं उत्तराखंड में? लक्ष्य सेन कहाँ से है? हाँ, सब पिथौरागढ़ ले जाओ ना। हाँ, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा के। बाकी इन्हीं का भाई है चिराग सेन, ये भी बैडमिंटन प्लेयर है। ये कहाँ से होंगे चिराग सेन? हैं? हाँ। कहाँ से होंगे? भूमध्य सागर से। हाँ, कहाँ से होंगे? ये भी अल्मोड़ा से, भाई उन्हीं के भाई, ठीक है। चलो जी, अब कुहू गर्ग ये किस खेल से जुड़ी हुई है? ये भी बैडमिंटन से ही जुड़ी है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, मतलब वर्तमान में खेलती नहीं है, ऑलमोस्ट रिटायर होगी, पाँव में इनकी इंजरी हो गई थी। लेकिन सोचो उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी और 2018 या 2023 में इन्होंने यूपीएससी भी निकाल दिया 2023 में, और इन्होंने 178वीं रैंक पाई है। पहली बैडमिंटन प्लेयर थी, इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद तो लगभग मुश्किल हो जाता है, तो इन्होंने सोचा अब क्या करें, तो इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, 178वीं रैंक मिली, और ये आईपीएस में वर्तमान में है ना। तो सोचो लोग भाई क्या क्या कर रहे हैं। ठीक, चलिए जी, तो 178। तो इन कुहूगर की बात करें तो ये भी कहां से है? ये भी कहां से? ये भी कहां से? अल्मोड़ा से नहीं, ये देहरादून से, ठीक है। हाँ, हालांकि बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा है। इनके पिताजी उत्तराखंड पुलिस में डीजीपी के पद पे रहे है ना। माताजी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में डीन, हाँ डीन जानते हैं, डीन बहुत बड़ा पद होता है, वो भी हाँ डीन, ठीक है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक, चलो जी, हाँ ठीक, चलो जी, तो अगले प्रश्न पे बात करेंगे। और कोई बहुत बड़ी नहीं है वो लड़की कुहू गर्ग, 1998 इनका जन्म है 1998, आपसे मात्र 2-3 साल बड़ी है ना। हाँ चलो अगले प्रश्न, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। सरकारी श्रेणी में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में नगर निगम रुद्रपुर को सम्मानित किया गया। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, सरकारी श्रेणी में। गैर सरकारी श्रेणी में यह पुरस्कार विजय जरदारी और प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। तो देखो दोनों कथन आपके क्या है, एकदम बिल्कुल सत्य है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला प्रश्न आ जाओ। यह प्रश्न ही गायब हो गया रे। 33 प्रश्न क्या है? हाँ जी, प्रश्न इमेजिन करो बस। हाँ ठीक है, हाँ ये इमेजिनेशन वाला प्रश्न है, अपने हिसाब से इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है ना। तो देखो वैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थान दे रखा है, इधर है तितली संग्रहालय। कौन सा है? तितली संग्रहालय, एक तरफ संग्रहालय दे रखा है। दूसरा है मोलाराम चित्र संग्रहालय, मोलाराम चित्र संग्रहालय। तीसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट संग्रहालय ही बोल दूं मैं सीधे, जिम कॉर्बेट संग्रहालय, ठीक है। और चौथा दे रखा है आपका हिमालय पुरातत्व, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय। देखो एक तरफ संग्रहालय दे रखे और दूसरी तरफ स्थान में श्रीनगर है, इधर दे रखा है सबसे पहले श्रीनगर, इधर दे रखा है भीमताल, इधर दे रखा है काला डूंगी, और चौथा कौन सा है? हाँ यहाँ दे रखा है गढ़वाल यूनिवर्सिटी, गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, गढ़वाल विवि। ठीक, अब मिलान करो भाई। तितली संग्रहालय बताओ कहाँ है? भीमताल में है। मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर, ठीक है। जिम कॉर्बेट काला डूंगी और हिमालय पुरातत्व आपका गढ़वाल हो जाएगा, बस बात खत्म। तो ये तो एक ही सही हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? बताओ क्या है? केदार खंड हो जाएगा। वहीं कुमाऊं का प्राचीन नाम क्या है? मानस खंड हो जाएगा। अब फिर स्कंद पुराण क्या है? फिर व्हाट इज स्कंद पुराण है? स्कंद पुराण में क्या मिलते हैं? हाँ बताओ, ठीक है। तो देखो जिस पुराण में उत्तराखंड की अच्छे से जानकारी मिलती है
वही पुराण हमारा क्या है, स्कंद पुराण है ना। पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। उन्हीं 18 में से एक पुराण कौन सा आपका, स्कंद पुराण है। ठीक है, और इसी स्कंद पुराण में जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये 2 खंडों में डिवाइड है। आपका एक क्या है, केदार खंड, ठीक है, और दूसरा है मानस खंड। केदार खंड मतलब गढ़वाल वाला क्षेत्र और मानस खंड मतलब कुमाऊं वाला क्षेत्र। तो इसलिए गढ़वाल की जानकारी इधर से मिलती है और मानस की जानकारी इधर से मिलती है। तो ये केदार खंड मानस खंड क्या है, ग्रंथ है और कुछ थोड़ी है। ठीक है, क्या है, किताबें हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जनरल बिपिन रावत जी का जन्म कहाँ हुआ था, पौड़ी में कहाँ पे हुआ था, है ना, पौड़ी में कहाँ पे हुआ जनरल बिपिन रावत जी का जन्म, ये पौड़ी में हुआ, सैण गांव। ठीक है, कौन सा गांव, सैण गांव। तो पौड़ी के सैण गांव में जनरल बिपिन रावत जी का क्या हुआ, जन्म हुआ था। और इस सैण गांव कहाँ पड़ता है, ये द्वारीखाल, पौड़ी में एक क्षेत्र आता है, कौन सा था, द्वारीखाल, हाँ ब्लॉक ही है वहां पे। ठीक है, उसी ब्लॉक के अंदर ये सैण गांव पड़ता है। जनरल बिपिन रावत की बात करें तो क्या खास बात है, जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस हैं। पहले क्या है, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के पहले क्या होंगे, सीडीएस। सीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अच्छा, मतलब क्या है, पहले तो नहीं होती थी ये पद, 2019 में ही इस पद को बनाया गया। ठीक है, देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखो 2019 से पहले इस प्रकार का कोई भी पद नहीं हुआ करता था, है ना। इससे पहले देखो रक्षा मंत्रालय की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा रक्षा मंत्रालय में कौन होगा, बताओ, सबसे बड़ा है मिनिस्टर होगा, ऑब्वियसली बात है। और इस टाइम पे रक्षा मंत्री कौन है, हाँ कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो यानी कि डिफेंस के मामले में रक्षा मंत्री से बड़ा कोई व्यक्ति है ही नहीं, सारे फैसले यही व्यक्ति लेगा। लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्री हमेशा क्या होता है, एक पॉलिटिकल आदमी होता है, तो जरूरी तो है नहीं कि वो व्यक्ति उस चीज का विशेषज्ञ हो। उसने तो क्या करना, केवल सिग्नेचर करना, साइन करना बस, है ना, क्या देना है, अनुमोदन देना बस, कि अपनी स्वीकृति देनी है बस। इसी रक्षा मंत्री को सुझाव देने के लिए एक सचिव हुआ करता है, एक हुआ करता था सचिव, जिसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। और जनरली जो सेक्रेटरी होता था ये कौन होता था, ऑब्वियसली बात है आईएएस हुआ करता था पहले, 2019 से पहले। अब एक सेक्रेटरी क्या है, ये तो एक आईएएस अधिकारी है, इसको तो ज्यादा सिविल के बारे में ज्यादा पता है। तो क्या इसको डिफेंस की जो गूढ़ता है, जो विशेषज्ञता है, क्या ये पता होगी, नहीं होगी। और बताओ, हमने ऐसा व्यक्ति जो है डिफेंस विशेषज्ञ रखा है जिसने कभी उस फील्ड में काम ही नहीं किया। तो 2019 तक आईएएस अधिकारी ही आपका क्या होता था, सेक्रेटरी हुआ करता था। यानी कि देश का जो आपका क्या है, थल सेनाध्यक्ष है यानी जनरल, देश का जो वायुसेना क्या बोलते हैं उसको, एयर चीफ मार्शल, और देश का जो नौसेना अध्यक्ष है जिसको क्या बोलते हैं, एडमिरल कहा जाता है। ये तीनों रिपोर्ट किसको करते थे, सेक्रेटरी को, और फिर सेक्रेटरी किसे करेगा, मिनिस्टर को। तो यानी कि इनसे ऊपर आईएएस अधिकारी बैठा हुआ था, और जिस व्यक्ति ने कभी काम ही नहीं किया इस फील्ड में, तो इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि यार ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरी वही आदमी होना चाहिए जिसने बहुत सालों तक डिफेंस में क्या किया हो, काम किया हो। तभी जाके तो उसको पूरा पता होगा ना, ए टू जेड। जिस आदमी ने 35 साल की सेवा दी होगी, उससे बेहतर डिफेंस के बारे में कौन जान सकता है। इसलिए 2019 में क्या किया गया कि जो सेक्रेटरी का पद है, इसी सेक्रेटरी के पद को क्या बनाया गया, सीडीएस बनाया गया। और ये सीडीएस वही होगा, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होगा उन्हीं में से कोई एक आदमी बनता है, या ज्यादा से ज्यादा उनसे कोई एक छोटी रैंक है, जैसे जो भी उप सेना अध्यक्ष हो गया, है ना, ऐसा ही व्यक्ति क्या जाता है, इस वाले पद पे जाता है। तो अब ध्यान रखना, एक मिलिट्री वाला आदमी क्या बनता है, सीडीएस अर्थात सेक्रेटरी। तो एक प्रकार से क्या है, रक्षा मंत्री का क्या है, सेक्रेटरी होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये सीडीएस हो गया। तो फर्स्ट सीडीएस रहे हैं आपके कौन, जनरल बिपिन रावत। और आपको पता है 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में इनकी क्या होगी, है 2021 में इनकी क्या, 8 दिसंबर 2021, डेट भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, 8 दिसंबर 2021 में इनकी क्या होगी, डेथ होगी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, है ना। और 2022 में फिर देखो, क्योंकि इन्होंने कई मिलिट्री रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे अभी हालांकि एक स्कीम तो चर्चाओं में भी है और सब बेकार भी मानते, जो अग्निवीर वाली स्कीम है। अग्निवीर स्कीम की कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार करने वाले भी जनरल बिपिन रावत ही थे,
है ना। तो हालांकि उनका उद्देश्य कुछ और है, हम लोग तो केवल नौकरी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन उनका जो है विजन उससे भी बड़ा था ना। ठीक है, तो अग्निवीर के सूत्रधाता भी कौन थे? बिपिन रावत ही थे। उसके अलावा तीनों सेनाओं का कमांड कंट्रोल, एक क्या बोलते सेंट्रल कमांड यूनिट होना चाहिए, ताकि तीनों फोर्स में क्या होना चाहिए? बेहतर समन्वय होना चाहिए लड़ाई के समय पे। तो इन्होंने क्या किया? एक एकीकृत यूनिट कंट्रोल भी बनाया है। तो इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म किए, तो इसीलिए ध्यान रखना 2022 में इनको क्या दिया गया? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण अवार्ड। और पद्म विभूषण अवार्ड जो है कि असाधारण सेवा, ठीक है, असाधारण सेवा। अब क्योंकि आपको पता है कि जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो क्या किसे दिया जाता है? वो सिविलियन अवार्ड है वो, तो इसलिए यहाँ पे मिलिट्री नहीं लिखते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे नहीं कि मिलिट्री इसलिए नहीं लगते क्योंकि मिलिट्री में सर्वोच्च कार्य करेंगे तो परमवीर चक्र मिलता है, तो इसलिए क्या लिखा है? असाधारण सेवा। यानी रक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या दी है? असाधारण सेवा दी है। 2022 में ही फिर उत्तराखंड सरकार ने भी इनको मरणोपरांत है, ये पुरस्कार कौन से? मरणोपरांत। हाँ ठीक है, 2022 में उत्तराखंड सरकार ने इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया, उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो ये जनरल बिपिन रावत के बारे में ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो देखो हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो कि पौड़ी के सेण गांव से थे। उसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो 2022 में ऑब्वियसली बात है दूसरे सीडीएस भी बनेंगे। और कौन बने दूसरे सीडीएस? अनिल चौहान। तो ध्यान रखना अनिल चौहान भी कहां से हैं? ये भी पौड़ी से। भाई पौड़ी वालों का दबदबा है सीडीएस में, सीडीएस के पद में, है ना। ठीक है, तो दूसरे सीडीएस रहे हैं अनिल चौहान, अनिल चौहान। तो वर्तमान में हमारे जो सीडीएस हैं वो कौन है? अनिल चौहान जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन होंगे? अनिल चौहान। और अनिल चौहान जो है कहां से आते हैं? तो पौड़ी में जो कांडा क्षेत्र पड़ता है, तो कांडा क्षेत्र के क्या है ये? यहाँ इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, या इस क्षेत्र से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो है अगर डिफेंस पर्सनैलिटी की बात करूं जो बड़े लोग हुए हैं, एक और व्यक्ति है कौन? अरे नहीं इतने नहीं थे, है ना, वो है पर वो पौड़ी से थोड़ी है, पौड़ी से हैं। तो अभी हम उत्तराखंड की बात करें ना। ऐसे ही एक और व्यक्ति है अजीत डोभाल, आपने सुना होगा, वो भी कहां से? पौड़ी से ही है। क्या कह रहे हो? हाँ वो भी पौड़ी से ही। वो अभी वर्तमान में किस पद पे है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देश में सिक्योरिटी के मामले में जो भी फैसले लेने ना भाई वो अजीत डोभाल के हाथ में। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। तो वो भी कहां से है? पौड़ी गढ़वाल से है। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, सतोपंत व भगीरथी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो ये आपके चमोली में है। ठीक है, हाँ तो कई लोग भगीरथी सोच करके उत्तरकाशी भी चले गए होंगे ना, हाँ तो इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। दारमा एवं कुठी घाटी के मध्य कौन सा दर्रा है? तो कौन सा दर्रा है? तो नामा दर्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में है? हाँ तो पाताल भुवनेश्वर गुफा है आपके पिथौरागढ़। अब मुझे लगता है कि भाई आपने गुफा वाला टॉपिक तो ऐसा निपटा लिया होगा, है ना, और नहीं निपटाया होगा तो आप ही निपट जाएंगे फिर। ठीक है, हाँ पाताल भुवनेश्वर गुफा है हमारे पिथौरागढ़ में। लेकिन अगर आपके पास आ जाए पाताल रुद्रेश्वर गुफा, तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ हो जाएगी? चंपावत में हो जाएगी। ठीक है, ये चंपावत में हो जाएगी। अगर आपसे ये आ जाए कि कफरकोट गुफा कहाँ है? कफरकोट गुफा अल्मोड़ा में। महाअवतार बाबा की गुफा अल्मोड़ा में। पांडुखोली गुफा, त्र्यंबक गुफा, इसी का नाम है पांडुखोली का। ठीक है, और एक और गुफा थी थकुली उड़ियार, ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पिथौरागढ़ में ही और कौन कौन सी गुफाएं हैं? है कोई गुफा? नहीं। चमोली में बताओ तो नहीं है, तो इतनी सारी गुफाएं लगी, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, नारद गुफा, हनुमान गुफा, टिम्मरसेन गुफा, है ना, बहुत सारी गुफाएं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा गलत है? देखो खुरपा ताल गहरा हरा रंग का पानी है, बिल्कुल ठीक बात है। झिलमिल ताल नीला जल, बिल्कुल ठीक है। रूपकुंड पीले रंग, ऐसा तो हमने कोई ताल सुना ही नहीं ना उत्तराखंड में, है ना। ठीक है, पीला रंग कैसे हो जाएगा पीला रंग ना। ठीक है, चलो जी। और बासुकी ताल ये लाल रंग का पानी है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्या है आपका ठीक बात है।
बताओ खुरपाताल कहां पर है? नैनीताल में। बासुकी ताल कहां है? अच्छा, अगला प्रश्न, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, किसकी है? तो रामगंगा की है। हालांकि उत्तराखंड में नहीं मिलती, कहां मिलती? आगे उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में लगने वाला मेला बताओ, क्या मोस्ट मानो लगता है? बिल्कुल लगता है। बौराणी मेला? बिल्कुल लगता है। मल्लिकार्जुन मेला? बिल्कुल ये भी लगता है। तो यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, नंदा देवी राजात यात्रा के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, बिल्कुल सही बात है। और वहीं अगर मायके क्षेत्र का अंतिम गांव की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मायके क्षेत्र का अंतिम गांव है, मायके का अंतिम गांव है, तो यह है भगोती। वहीं कुलसारी से ससुराल वाला एरिया शुरू हो जाता है। नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, बिल्कुल सही बात है, लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, पातर नचौड़िया से आगे महिलाएं शामिल नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही, सभी सही है। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न केदारों में से पंचम केदार जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं कौन सा है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा कल्पनाथ, इसी को कल्पेश्वर भी कहा जाता है, जो कि कहां पर है? चमोली में है। रुद्रनाथ बताओ, रुद्रनाथ चमोली में है, और रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास गोपेश्वर में है। तुंगनाथ का है, और शीतकालीन आवास हाँ कहां पर है? हाँ मुक्कुमठ का मार्कंडेय मंदिर। ठीक है, केदारनाथ का शीतकालीन आवास है उखीमठ, है ना, और उखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर हो जाएगा। ठीक, और मधमेश्वर का शीतकालीन आवास, हाँ मधमेश्वर का शीतकालीन आवास ये भी ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ हो जाएगा। उत्तर काशी में मुनाल नाट्य क्लब की स्थापना 1980 में किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना, ये सुरेंद्र बलौदी के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध युवा पवनदीप राजन किस क्षेत्र में विख्यात हैं? संगीत हो जाएगा। ऐसे ही हिंदी संगीत क्षेत्र में जो है, ऐसे एक और नाम, बड़ा नाम आता है हमारे उत्तराखंड में, कौन है? कौन है? हाँ जुबिन नौटियाल, है ना। जुबिन नौटियाल कहां से? हाँ, तो ये है आपके जौनसार क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो दो नाम है, बड़े नाम, जिन्होंने जो है हमारे उत्तराखंड से खूब नाम कमाया है ना, पवनदीप राजन और जुबिन नौटियाल। नाग पूजा के लिए लिंग पूजा, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति में है? तो ये आपकी कोल में मिल जाएगी। किसमें? कोल जाति। ठीक है, और कोल को क्या माना जाता है? बताओ, कोल को हमारे उत्तराखंड की क्या माना जाता है? प्राचीन जाति माना जाता है। ठीक है, तो इसे हमारे प्राचीन, कोल के बाद किरात, किरात के बाद खस। महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की है? अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, जिसमें शकुंतला और भरत की क्या है? प्रेम कहानी है। नहीं है? किसकी है? अरे किसकी है? भरत और शकुंतला की। अच्छा, ना भरत नहीं, किस किसकी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। हाँ बताओ, पिता का नाम बताओ। है दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत और शकुंतला। तो देखो किसकी? दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, इसी में ना अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, और इन्हीं का पुत्र कौन हुआ है? भरत हुआ है ना। और ऐसे ही प्रेम कहानी वाला एक और ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें हाँ मालिनी थी, उसका नाम क्या था? मालविका। हाँ, और एक था अग्निमित्र, है ना, उनकी प्रेम कहानी का जिक्र है इसमें। ठीक है, तो बी वाला सही होना चाहिए था यहाँ पे। चलो, और कण्वाश्रम का पुराना नाम क्या है? नहीं नया नाम पुराना है ना, चौकी घाट, है ना। चलो, कहाँ है? किस स्थान पे राजकुमारी ईश्वर ने शिव मंदिर बनवाया था? तो ये लाखा मंडल, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, इसलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ भी दिया ताकि रिवीजन हो जाए ना। ठीक है, तो ये सिंहपुर का एक था यदुवंश। सिंहपुर का यदुवंश पता है किस टाइम पे इसने वहां पे शासन किया? 6वीं 7वीं सदी में। और इस वंश का
संस्थापक कौन था? सेनवर्मन। ठीक है, और ये किसकी पुत्री थी? है सेनवर्मन की थी। अच्छा, याद ही नहीं है कुछ, है ना। और कितने शासक? 12 शासक, है ना। चलो जी, लाखामंडल बी राइट आंसर। निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो किसने किया? तो किया इष्टगण देव ने। किसने किया? इष्टगण देव ने किया। ठीक है, तो इष्टगण देव हो जाएगा। तो देखो, जो ये आपको चारों को चारों दे रखे हैं ना, ये कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वितीय परिवार की क्या है? शासक है। द्वितीय परिवार की क्या है? शासक है। इनमें से पहला कौन था? निम्बरदेव। दूसरा कौन है? इष्टगण देव। तीसरा कौन है? ललित सूरदेव। और चौथा कौन से? आपका भूदेव। और पांडुकेश्वर अभिलेख किसका है? ललित सूरदेव का है, जिसमें सभी राजाओं का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आ जाओ। कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है? तो ये सुदर्शन शाह को कहा जाता है। ठीक है, चलो जी। चौबटिया गार्डन कहाँ स्थित है? तो वेरी इजी, रानीखेत, अल्मोड़ा। निम्न में से हुक्का क्लब की स्थापना कहां पे? तो हुक्का क्लब की स्थापना, ध्यान रखना, 1906 ईस्वी में चिरंजीव शाह है, चिरंजीव शाह के द्वारा क्या किया गया? इसकी स्थापना किया गया 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आप क्या रखोगे? याद रखोगे। ठीक, चलो जी, तो आपका क्या हो जाएगा? चिरंजीवी लाल शाह है क्या? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, हाँ अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग किया गया है? तो देखो ध्यान रखना, 15 सितंबर 1997 को, ठीक है, 2 जिले बनाए गए। एक आपका बागेश्वर और दूसरा आपका कौन सा? चंपावत। वहीं 16 17 सितंबर था, 17 सितंबर रुद्रप्रयाग, 17 से 16 था, 17 सितंबर देख लेना एक बार है। 17 सितंबर 1997 को कौन सा बना? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इससे पहले, ठीक है, सितंबर ही था कुछ, 17 सितंबर 1994 95 बागेश्वर के साथ चंपावत बनेगा ना, तो लिख तो दिया, क्या लिखा है? बागेश्वर और चंपावत ही तो लिखा है। ठीक है, उसके अलावा एक उधम सिंह नगर 1995 में, कितने तारीख को? कौन सी सितंबर? 30 या 17 सितंबर है? लिखा ही नहीं तुम लोगों ने, बताओ एक बार देख लेना। 1995 में जो है उधम सिंह नगर की स्थापना हुई। वहीं अगर हरिद्वार की बात करें तो 1988 में कौन सा बना? हरिद्वार बना। वहीं अगर बात करें तो 1960 में आपके चमोली, उत्तरकाशी और कौन बना? पिथौरागढ़ बना। वहीं अगर 1949 में बात करें तो कौन बना था? टिहरी गढ़वाल बना। वहीं 1891 में बात करें तो आपका अल्मोड़ा एंड नैनीताल। ठीक है, और देहरादून 1867 देहरादून, या 71 में देख लेना देहरादून ना, 71 है, 67 है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोले? अगला प्रश्न, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहां से की गई? बताओ, तो कहां से की गई है? तो ये देहरादून से की गई। कहां से? देहरादून से की गई। ठीक है, चलो जी। और देहरादून में ही एक शौर्य स्थल बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? जिसको 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो ये सहस्त्रधारा में बनाया जा रहा है। ठीक है, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला PMFME स्टोर यानी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस उत्तराखंड में कौन से जिले में खोला गया? तो देखो ये देहरादून और नैनीताल दोनों जगह खोला गया। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख व्यक्ति तथा उनके उपनामों के संदर्भ में सुमेलित है। सही है, यही बताना है। उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊं का मुसोलिनी हर्ष देवौली। गढ़वाल का हाथी मताई कुंवर सिंह नेगी है? अच्छा, क्या है? हाथी मताई, हाँ ठीक है, कुंवर सिंह नेगी हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका सही आंसर हो गया। शहर तथा उनके प्राचीन नामों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? देखो, अल्मोड़ा का पुराना नाम राम क्षेत्र, ठीक है,
बिल्कुल सही है। इसी को आलमनगर भी कहा जाता है, इसी को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। काशीपुर क्या बड़ा हाट है? नहीं है। काशीपुर का क्या है? गोविशान। काशीपुर का है गोविशान। चमोली लाल सांगा, बिल्कुल ठीक है। रानी बाग चित्रशिला, ये भी बिल्कुल ठीक है ना? तो गलत कौन हुआ? बी वाला गलत हो गया। अगला, निम्न में से पुराणों में किसे मणिभद्र कहा गया है? तो माणा को कहा गया है। पर्वतों की रानी के नाम से मसूरी, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, हितैषी नामक पत्र कई बार कर चुका हूं, बताओ। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि इसके संपादक कौन थे, और बताओ हुआ कब, ये कब हुआ संपादन? 1936 ईस्वी में, ठीक है। कमेंट करेंगे कि इसका संपादन किसने किया था या किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये सेट नंबर 96 का क्या था? उत्तराखंड का सॉल्यूशन था। चलिए,